तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके आज के अभ्यास सीरीज के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अगले सेशन में, जहां पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स लाइक नमस्ते, स्माइल स्कीम, अटल वायो अभ्युदय योजना। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नमस्ते स्कीम, जो कि सफाई कर्मचारी इसके बारे में बात करती है। तो इन सारी स्कीम्स को आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इससे पहले ऑलरेडी मैं आपके साथ 8 सेशन ले चुका हूँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो सेशन जरूर देखे होंगे। किसी कारणवश आपने वो सेशन नहीं देखा है दोस्तों, तो प्लीज़ उन सेशन को जरूर देखिए। बाकी सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारी गाइड बुक जो है उसका भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस करने के लिए, जहाँ पे आपको PYQs मिलेंगे सॉल्व। आपको दोस्तों जो आपके टॉपिक्स आने वाले हैं, आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, उनमें कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट, जैसे पॉलिटी में कौन से टॉपिक्स आपको किस प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो चीज़ आपको टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को एक इनिशियल पुश देना है कि मैं किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को पुश दे सकता हूं, तो वो भी जानकारी आपको वहां से मिल सकती है, किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए गाइड बुक जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, जो कि आपको कंप्लीटली जो है फ्रीली मैं कह सकता हूँ अवेलेबल आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सेशन को शुरुआत करने पहले, सबसे पहले पिछले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री जन विकास स्कीम के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए, वन धन विकास केंद्र से क्या यहाँ पे 20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे हर ब्लॉक के अंतर्गत। दूसरा पूछा गया था मिशन सपोर्ट करता वोकल फॉर लोकल्स बाय द ट्राइबल्स। तीसरा था कि ये MSP फॉर MFP और ट्राइबल प्रोडक्ट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम जो है इसको इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों? यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत थी उस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में, बिकॉज यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम आज के पहली स्कीम के ऊपर, जो कि है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो सरकार ने 2022 में अनाउंस की थी। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव दोस्तों यही था कि हम इस स्कीम के अंतर्गत जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं ना, किस तरह से हम उनकी जो है वो सहायता कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको कहीं ना कहीं एक सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी बाय द नेम ऑफ नमस्ते, यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम। अब आपको मुझे बताना है पहले क्वेश्चन में कि इस स्कीम के कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला है कि नमस्ते स्कीम जो है वो सिर्फ 500 अमृत सिटीज में ही इंप्लीमेंट होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा है दोस्तों, इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स जो हैं वो प्राइमरीली कोर अर्बन एरियाज में इमीडिएट सैनिटेशन रिस्पांस के लिए यूज किए जाते हैं। कैसी कोई लाइन है कि कोर अर्बन एरिया में किया जाता है, ऐसा कुछ चीज लिखी हुई है? दूसरा आता है दोस्तों, द स्कीम मैंडेट्स फॉर्मेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स कोऑपरेटिव्स इंस्टेड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या ये सिर्फ कोऑपरेटिव्स बनाने की बात करता है या ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने की बात करता है? तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो गलत है। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स गलत है, बिकॉज जब नमस्ते स्कीम लॉन्च हुई थी तो ऑब्वियसली बात है इसने अमृत सिटीज के ऊपर जो है फोकस करने की बात की थी। बट अब अगर मैं प्रेजेंट करूं दोस्तों, तो ये जितने भी हमारी 4800 से प्लस जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज है, सभी अर्बन लोकल बॉडीज में ये स्कीम एग्जीक्यूट की जाती है। अगर इस स्कीम की बात करोगे दोस्तों, तो ये बेसिकली 2 मिनिस्ट्रीज की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने मिलके इस स्कीम को बेसिकली लॉन्च किया है। अब आते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट जो है दोस्तों वो क्या कोर अर्बन एरियाज में नहीं, कोर नहीं, पेरिफेरल अर्बन एरियाज जो हैं, पेरिफेरल अर्बन एरियाज की सैनिटेशन रिस्पांस के बारे में वो बात करता है। ऐसा नहीं कि कोई इसने कोर अर्बन एरियाज, ऐसा पॉइंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट यह है, द स्कीम मैंडेट्स फॉर्मेशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स कोऑपरेटिव। नहीं जी, ये स्कीम एक्चुअली में बोलते हैं कि आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने चाहिए, कहीं ना कहीं फॉर्मेशन बनाइए, अपने ग्रुप्स बनाइए ताकि आप अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है इस स्टेटमेंट में, इसलिए यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई हैं। अब बात करते हैं आज की दूसरी स्कीम के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन के ऊपर, नॉट स्कीम, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड फीचर्स ऑफ नमस्ते स्कीम। इसका एम है जी हम इंटरजनरेशनलिटी को ब्रेक करना चाहते हैं। देखिए बहुत बड़ी चीज है, अगर आप कहीं ना कहीं मैनुअल स्कैवेंजर्स एक्ट के अंदर देखोगे या फिर सफाई कर्मचारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपने देखा होगा कि बड़ी बात क्या होती है, जनरली जो लोग मैनुअल स्कैवेंजर्स है ना वो जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहते हैं।
तो सबसे पहले हम जब सोशल स्टिग्मेटाइजेशन की बात करते हैं कि सोशली अपलिफ्ट करना है, हमें इंटरजनरेशनलिटी बंद करनी चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या वाकई ये चाहते हैं कि इंटरजनरेशनलिटी को ब्रेक कर दिया जाए? दूसरा है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ सैनिटेशन वर्कर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करवाएगी। क्या ट्रेनिंग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत है या किसी और मिनिस्ट्री के अंदर है, ये देखने वाली बात है। फिर इनोवेशन इन मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट इज सपोर्टेड थ्रू द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। तो बताइए यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो यहां पे दोस्तों मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों ये जो स्कीम है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ट्रेनिंग जो करवाई जाएगी वो सोशल जस्टिस नहीं करवाएगी, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपकी यहाँ पे ये चीज आपको करवाएगी। अब थोड़ा से स्कीम को समझते हैं, फिर हम स्कीम के आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से हम सफाई कर्मचारी को अपलिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी कंटेक्स्ट में हम इंटरजनरेशनलिटी को ब्रेक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कहीं ना कहीं उनको हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, हम उनको आगे लेके आए, तो इस कंटेक्स्ट में स्कीम लॉन्च हुई। अब याद रखना ये स्कीम मैंने आपको बोला मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दोनों मिलके इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, बट इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? वो कर रहा है नेशनल सफाई कर्मचारी, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअल में इस स्कीम को यहाँ पे रन कर रही है। अब जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों कि हम इनको सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना चाहते हैं। सोशली इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट में क्या है, जैसा ट्रेनिंग करने की बात है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को बुलाया है कि आप अपने अपनी चीजों को यहाँ पे हम कन्वर्ज कर सके। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो दोस्तों क्या देगी आपको, जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना के बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो कहीं ना कहीं आपको मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें मैकेनाइज सैनिटेशन की तरफ जाना है, हमें जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स को खत्म करना है। बिकॉज आप देख रहे हो कि आजकल के टाइम पे अगर आप किसी बड़े शहरों में रहते तो आपने देखा कि अब क्या मशीन्स आती हैं, अगर आपका कभी सीवेज क्लीन करना हो तो मशीन्स आती बड़ी बड़ी, तो उसके लिए देखो इनोवेशन चाहिए, इक्विपमेंट्स नए नए तरह के, तो उसके लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आगे आया है। फिर दोस्तों इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स की मैंने आपसे भी बात की थी। इमरजेंसी रिस्पांस सैनिटेशन यूनिट्स जो हैं दोस्तों अर्बन और रूरल एरिया के जो पेरिफेरल्स में आएंगे, उसके लिए बेसिकली कौन आगे आ रहा है? वो आ रही है डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और फिर स्किल प्रोवाइड करने के लिए आए कौन आ रहा है? वो आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये तो होगा सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में। फिर हमने बात की थी कि इसी स्कीम के अंतर्गत हम क्या चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट हो। इकोनॉमिकली अपलिफ्ट में हमने बोला कि आप बनिए सैनीप्रेन्योर्स। अब सैनीप्रेन्योर नाम क्या है ये समझने वाली बात है कि सर सैनीप्रेन्योर क्या है? सैनीप्रेन्योर्स मतलब सैनिटेशन को लगा के जो एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं उनको नाम दे स्कीम ने सैनीप्रेन्योर्स है। फिर स्कीम ने बोला कि भाई हम आपको सैनिटेशन के अगर रिलेटेड आप कोई काम करते हो या कोई प्रोजेक्ट लेके आते हो उसके लिए हम आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फंडिंग, फाइनेंशियल प्रोविजंस भी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। अब वो फाइनेंशियल प्रोविजन क्या है दोस्तों? सबसे पहले उन्होंने बोला कि भाई आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट अगर 5 लाख से कम है तो 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट हम आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे, 50%। अगर 5 से 15 लाख तक है तो देखो 5 लाख का 50% 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख प्लस 25% ऑफ द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख का 2.5 लाख मिला, 10 का आगे 2.5 लाख, तो 5 लाख रुपए आपको यहां पे मिल जाएगा। ये होता है प्रोजेक्ट कॉस्ट, इसमें कैसे दी जाती है। फिर ये बोला गया कि अगर ग्रुप प्रोजेक्ट है तो भाई सिंपल बात है, अगर आपका ग्रुप प्रोजेक्ट 50 लाख तक का है तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों हम आपको जो कह सकते हैं 10 लाख पर बेनिफिशियरी जो बेनिफिट है आपको कोई उस पर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे। हाँ, मैक्सिमम सब्सिडी जो दे सकते हैं वो 18.75 लाख तक देंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया था कि 50 लाख तक के प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 10 लाख पर बेनिफिशियरी, ठीक है, 10 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। अगेन वही अपना 2 लाख 2.5 लाख वाला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी आता है। और फिर आपको मैक्सिमम सब्सिडी जो ग्रुप में मिलेगी वो मिलेगी 18.75 लाख रुपए। ये आपको याद रखना है, ग्रुप प्रोजेक्ट 50 लाख से ऊपर का नहीं हो सकता है। अब आ जाता है जी रिपेमेंट कितनी करनी है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपका 5 लाख तक का प्रोजेक्ट है तो आपको 5 साल में रीपेमेंट करनी पड़ेगी। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो 7 साल में रीपेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये रीपेमेंट दे दिया गया। फिर ये बोला गया सरकार ने
कि जो ये आप लोन ले रहे हो या जो भी चीजें हो रही हैं, इसकी लायबिलिटी जो होगी, ठीक है, जो ये मॉरेटोरियम लायबिलिटी होता है ना, 6 महीने का मॉरेटोरियम भी है, जो मॉरेटोरियम लायबिलिटी है वो आगे नहीं जाएंगे कि 31 मार्च 2026 के बाद कोई हम लोग लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड जो है स्कीम के अंतर्गत नहीं करेंगे। ये सरकार ने यहाँ पे बता दिया। फिर सरकार ने बोला था कि ये जो स्कीम है, ये जो स्कीम है, ये बेसिकली एक ही स्कीम का कैरी फॉरवर्ड वर्जन है। जो क्वेश्चन मैं आपसे अगला पूछना चाहता हूं कि ये जो स्कीम है बेसिकली इसने किस स्कीम को मॉडिफाई किया है। फिर मैं आपको बताता हूं स्कीम के कंटेक्स्ट में कौन सा पॉइंट याद रखना है। तो जो नमस्ते स्कीम है दोस्तों, वो नॉमेनक्लेचर, वो किस स्कीम का मॉडिफाइड वर्जन है? वो मॉडिफाइड वर्जन है दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स का। इस स्कीम का एक्चुअल में ये मॉडिफाइड वर्जन है दोस्तों। अगर मैं स्कीम की बात करूं तो इस स्कीम के अंतर्गत बेसिकली सरकार ने बोला है हम जो है वो 3,000 रुपए का मंथली स्टाइफंड देंगे अगर 18+ आपकी एज है। तो ये बेसिकली स्कीम का पार्ट है। बाकी स्कीम के बारे में और जानकारी लेने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे एडोटैप रेगुलेटरी बॉडीज के साथ जुड़े हुए हैं तो हमने एक गवर्नमेंट स्कीम्स का सेशन लिया जहाँ पे ऑब्वियसली बात है बहुत बच्चों के मन में ये आता है कि ये तो सिर्फ आरबीआई नाबार्ड की स्कीम्स हैं। स्कीम्स दोस्तों हर एग्जाम के लिए कॉमन होती हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग उतनी ही रिक्वायर्ड है, आपके एग्जाम के लिए भी उतनी ही रिक्वायर्ड है, शायद आरबीआई नाबार्ड के लिए भी उतनी ही रिक्वायर्ड होगी। तो वहां पे मैंने रिसेंटली ये स्कीम्स पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। नमस्ते स्कीम भी पढ़ाई है। जो भी स्कीम्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मैं ऑलरेडी वो स्कीम्स वहां पे पढ़ा चुका हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप वहां से जाकर इन स्कीम्स को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आज की अगली स्कीम के ऊपर, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों। अब ये बात कहीं पे देखो, जब बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में, ये बात करता है एक्चुअल में शेड्यूल कास्ट के बारे में, ठीक है जी। अब उसी कंटेक्स्ट में मैंने आपसे पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। ये जो स्कीम है दोस्तों ये करना चाहता है जो एससी और ओबीसी पॉपुलेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो डिस्पैरिटीज है, क्या ये उसको इरेडिकेट करने की बात करता है। दूसरा है इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जिसकी ये बेसिकली शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं पीएमएजीवाई और बीजीआरसीवाई, इसकी फुल फॉर्म यही है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, और दूसरी है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। क्या इस स्कीम के अंतर्गत मर्ज किया गया है। तीसरा है दोस्तों इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। क्या ये सभी यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया में मर्ज की स्कीम जो है वो लॉन्च की है। आपको मुझे बताना यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूं फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर मैं जैसे मैंने आपको खुद ही इसका आंसर दे दिया था, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना स्पेसिफिकली किसको बात कर रही है, कैटर करता है शेड्यूल कास्ट पीपल को, ठीक है ना। ये कहता है कि हमें असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है टू द शेड्यूल कास्ट, ठीक है जी। दूसरा बात करता है हमें उनको एक प्रॉपर शेल्टर, एक लाइवलीहुड लेके आना है और उनको अपलिफ्ट करने के लिए, एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली क्या है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को इसके अंतर्गत जो है वो मर्ज किया गया था ताकि कहीं ना कहीं हॉस्टल फैसिलिटीज भी प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके, ठीक है जी। अब ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी 2021 और 22 में, और अब ये स्कीम 2025-26 तक यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, अभी इस फाइनेंशियल ईयर तो ये चलेगी ही चलेगी। ये स्कीम में दोस्तों याद रखना कि ये जो स्कीम है ना ये है 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, बट इसमें लिखा क्या आता है, ये ना बहुत जगह पे आप पढ़ोगे पीआईबी में ही क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये क्या लिखा हुआ है। यार एक्चुअल में फंडिंग सारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है ना स्कीम का वो सारा का सारा स्टेट करती है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी इसको एग्जीक्यूट करे। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, फंडिंग पैटर्न पे तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। बट क्योंकि ये कंफ्यूजन गवर्नमेंट में ही बहुत डाटा में दी हुई है तो बहुत कम चांस है कि इस तरह की चीजों पे आपसे सवाल पूछा जाए, बिकॉज यूपीएससी कभी भी आपसे कंट्राडिक्शन पॉइंट पे सवाल नहीं पूछता है। जो चीज क्लियर कट है उसी पे जनरली यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब क्या ये स्कीम सारे यूनियन टेरिटरीज में और इंडियन स्टेट्स में एप्लीकेबल है? नहीं जी, ये स्कीम दोस्तों 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एप्लीकेबल है। कौन सी में नहीं है? देखिए नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, ठीक है जी, जिसको बोल सकते हो मैम। मैम का नेम क्या? मैम का नेम नाग है, इसको ऐसे याद करना मैम,
मैमन, ठीक है, एन मैम याद रखना, ऐसे याद रख लेना। फिर दोस्तों इसके अलावा ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में एग्जीक्यूट होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, क्योंकि वहां पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जनरली ये स्कीम एग्जीक्यूट नहीं होती है। दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड तो और लक्षद्वीप, तो यहाँ पे बेसिकली ये स्कीम एप्लीकेबल है, क्योंकि ये स्कीम स्पेसिफिकली शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई है। तो जहां जहां पे शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कम है या है ही नहीं, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, तो वहां पे स्कीम एप्लीकेबल भी नहीं होती है। इसीलिए याद रखना है कि जहां पे मेजोरिटी ऑफ एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पे शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे स्कीम एप्लीकेबल नहीं हो रही है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आता है दोस्तों इसी स्कीम के ऊपर के, which of the following statements are correct about the components and coverage of the आदर्श ग्राम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। तो डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस इनटू आदर्श ग्राम इज अ मेजर कंपोनेंट। क्या ये वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है? ये हम ही डिस्कस करके अभी आए हैं कि क्या आदर्श ग्राम के अंतर्गत आप शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस को आदर्श ग्राम में बनाना चाहते हो। विलेजेस विद लेस देन और इक्वल टू 40% एससी पॉपुलेशन मे बी सिलेक्टेड आफ्टर हायर शेड्यूल कास्ट डेंसिटी विलेजेस आर कवर्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा आता है द स्कीम स्पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों? यहां पे सभी की सभी स्टेटमेंट्स ही सही हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आप जब उनकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं फॉर द शेड्यूल कास्ट पीपल, तो सबसे पहली चीज दोस्तों यहां पे क्या होती गई थी कि हम उनको जो भी बेसिक सर्विसेज एक्सेस देना चाहते हैं सर्विसेज का अंडर दी एक उनके लिए एक कह सकते हैं प्लेस, ठीक है, एक बेहतर जगह बनाई जाए, उसके लिए आप नाम आता है आदर्श ग्राम। तो हमने बोला कि हम इनके लिए आदर्श ग्राम यहाँ पे बनाएंगे जहां पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ठीक है जी, अब एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहली बात है माइंड में सवाल ये आएगा कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आएगा, हम उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? तो सरकार ने बोला कि हम 50 सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं उनको मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स को बेसिकली मॉनिटर करेंगे, और उस मॉनिटरिंग के हिसाब से, ठीक है, 50 इंडिकेटर्स को 10 डोमेन्स में इन्होंने डिफरेंशिएट किया और बोला कि इसी कंटेक्स्ट में जो है हम इस स्कीम को बेसिकली मॉनिटर करते रहेंगे लगातार लेवल पे। ठीक है जी, अब आता है सबसे पहली बात कि सर हमें कौन क्या पता है? तो उन्होंने बोला था शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ठीक है जी, जहां पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी विलेजेस हैं जहां पे 500 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं तो उनको हम पहली प्रायोरिटी देंगे। दूसरा है दोस्तों जहां पे पॉपुलेशन 40% से कम है, लेस देन या इक्वल टू 40% है, ठीक है जी, और उन एरियाज की पॉपुलेशन 500 या उससे ज्यादा है, तो दोस्तों उनको हमने बोला था कि हम जब पहली शेड्यूल कास्ट मेजॉरिटी विलेजेस को पहले हम टारगेट करेंगे, उसके बाद हम इन विलेजेस को भी यहाँ पे टारगेट करेंगे। अब जब बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है दोस्तों, वहां पे ये बोला गया था कि उस स्कीम के अंतर्गत हम सेपरेट हॉस्टल बनाएंगे बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए। अब आप आदर्श ग्राम की बात करोगे तो आदर्श ग्राम स्कीम के अंतर्गत आपको 21 लाख, ठीक है, 21 लाख रुपया गवर्नमेंट यहाँ पे देती है। अब ये डाटा बहुत बच्चे बोलेंगे सर याद करना कि नहीं, यार ये याद करना बिकॉज ये स्कीम का कोर डाटा है। 21 लाख रुपया पर विलेज दिया जाता है, जिसमें से 20 लाख रुपया तो दिया जाता है आपको आपकी डेवलपमेंट, जो गैप है, जो विलेजेस में काम नहीं हुआ है, गैप फिलिंग करनी है, उसके लिए दिया जाता है। 1 लाख आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार आदर्श ग्राम के कंटेक्स्ट में आता है कि आदर्श ग्राम में करना क्या चाहते हैं। आदर्श ग्राम को जब आप विलेज को डेवलप करोगे तो क्या डेवलपमेंट करोगे, जो चीजें आपको लगता है कि इस विलेज में नहीं है, वो जो गैप्स हैं उनको हम कैसे फिल कर सकते, इसके लिए पैसा यहां पे दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल दोस्तों इसी स्कीम के ऊपर आया है, जो क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत, ठीक है ना, कौन सी जो यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स हैं वहां पे स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, मैंने आपको पता एन एम में याद रख लेना, ठीक है जी, या फिर नाम एम, ऐसे ही याद रख लेना। तो क्या था जी, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देखो क्वेश्चन क्या है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन थोड़ा सा दोनों ऑप्शन हैं सी और डी, तो ये मैं करेक्ट कर दूंगा आपको, जो फाइनल क्वेश्चन पे आपको फाइनल फाइल भेजूंगा। तो बेसिकली अगर स्टेट की बात की जाए तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ये मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि लक्षद्वीप में भी स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो सी और डी दोनों ही यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बट आई विल मार्क द करेक्शन हियर दोस्तों, ठीक है ना। तो सी को बेसिकली मैं चेंज कर दूंगा इस ऑप्शन को, इसका आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। तो दैट आई विल मार्क द करेक्शन, डू नॉट वरी, ठीक है जी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, स्कीम के अंतर्गत जैसे मैंने बोला, स्कीम के अंतर्गत 3 प्राइम कंपोनेंट है। एक तो आता है जी
आदर्श ग्राम योजना। दूसरा मैंने आपको बताया बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है जो बेसिकली हॉस्टल्स की बात करता है। और तीसरा आ जा रहा है दोस्तों, ग्रांट इन एड प्रोवाइड करनी है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। अब सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है, हम उन शेड्यूल कास्ट लोगों को जिनकी कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है और वो लोग कहीं ना कहीं एनुअल इनकम भी 2.5 लाख रुपए से कम है, तो उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने के लिए, उनको बेटर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ग्रांट इन एड भी स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आज की अगली स्कीम के ऊपर जो कि है श्रेष्ठा स्कीम। ठीक है जी, अब आपको मुझे बताना है श्रेष्ठा स्कीम के कंटेक्स्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टडिंग इन अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स आर एलिजिबल अंडर द श्रेष्ठा स्कीम है। क्या ये सही है? फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स है या कुछ और है? दूसरा है the NETS exams conducted by the National Testing Authority is used to select the meritorious SC students for admission into the श्रेष्ठा schools है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट अगर आप बहुत ध्यान से समझ रहे हो तो दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रही हैं। एक में लिखा है ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दूसरे में लिखा है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो क्या ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, क्या ये शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, हमें ये देखना पड़ेगा। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड एंश्योर एक्सेस टू हाई क्वालिटी रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर एसटी स्टूडेंट्स है। अब अगेन क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है यार, अगर हम बार बार शेड्यूल का शेड्यूल इसका लेते तो क्या ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी या फिर ये स्कीम दोनों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी है? अब मुझे बताइए इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे ना दोस्तों, आपको प्राइम टॉपिक्स की कीवर्ड्स, यूपीएससी हमेशा जब भी स्टेटमेंट में सवाल डालेगा तो हमेशा यूपीएससी आपसे सबसे पहली चीज जो पूछेगा ना वो ऐसी ही चीजों पे, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स पे, जो कीवर्ड जिसको आप बोला जाता है उस पे खेलेगा दोस्तों। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? यहाँ पे दोस्तों सिर्फ पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज श्रेष्ठा स्कीम भी जो है वो भी स्कीम बेसिकली क्या है, वो रेजिडेंशियल स्कूल्स में कैसे हम बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स को, उस कंटेक्स्ट में स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, अब श्रेष्ठा स्कीम का पहला नाम क्या था? ग्रांट इन एड टू वॉलंटरी एंड अदर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो ये शेड्यूल कास्ट की ही बेसिकली स्कीम थी। ठीक है, अब आते हैं जी ये स्कीम के अंदर होना क्या वाला है। अगेन ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो लोगों को पढ़ने के लिए, जो शेड्यूल का स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, उनको किस तरह से हम पढ़वा सकें, तो ये स्कीम उस कंटेक्स्ट में लॉन्च की गई थी। ठीक है जी, अब अगेन जब मैं बात करता हूं कि हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं फॉर द शेड्यूल का स्टूडेंट, जिनके पास क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके पास फैसिलिटीज या बेनिफिट्स नहीं, तो हम क्या करोगे? अब सबसे पहले क्या लेके आओगे, जब आप रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात करें तो आपको सबसे पहले ये क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कौन सा रेजिडेंशियल स्कूल है, कौन से स्कूल में वो बच्चे पढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये रखनी पड़ेगी कि जो बच्चे आप पढ़ाने की जिनकी बात करो, जिनकी आप बात करें जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, डिप्राइव्ड है बहुत ज्यादा, तो वो कैसे डिसाइड करोगे? तो उनके कहीं ना कहीं घर वालों की इनकम डिसाइड करोगे। फिर आप श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हो वो कौन सी क्लास के लिए प्रोवाइड करने वाले हो, कौन सी क्लास के लिए आप उनको बेनिफिट्स या कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करोगे, तो वो कौन सी चीज है। तो ये दोस्तों जो बेसिकली चीज है श्रेष्ठा स्कीम वाली, ये सिर्फ उन शेड्यूल का स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रिकॉग्नाइज्ड या तो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल या लोकल बॉडी स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट है फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पे एडमिशन मिलती है 9th और 11th। अब मतलब क्या कि आप 8th और 10th में अगर आप पास हैं, आप अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं और आप एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको यहाँ पे 10th और 11th में एडमिशन दे दी जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है जब आप श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत बात करना, ये डिपेंड, ये याद रखना। अब यहां पे कोई ये स्कीम नहीं है दोस्तों कि आप नए स्कूल बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आपने बोला जो बच्चा मेरिटोरियस है उसके लिए आपने हर स्कूल को बोला कि कुछ नंबर ऑफ सीट्स आप रिजर्व कर दीजिए, कुछ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व कर दीजिए, पढ़ने वाले बच्चे आप इनको पढ़ाओगे। तो ये कंटेक्स्ट में श्रेष्ठा स्कीम जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर लॉन्च की गई है। ठीक है जी, अब उसी कंटेक्स्ट में मैं आपसे दूसरा सवाल ही पूछ रहा हूं दोस्तों, बिकॉज श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत दो तरह के मोड्स ऑफ स्कूल्स हैं, एक आता है मोड 1 स्कूल, दूसरा आता है मोड 2 स्कूल। मोड 1 स्कूल बेसिकली वो स्कूल होता है दोस्तों जहां पे आप कह सकते हैं सीबीएसई या बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स हैं, और मोड 2 बेसिकली है एनजीओ। कुछ एनजीओ भी तो आगे आते हैं ना कि जो बच्चों की पढ़ने में मदद करते हैं।
तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है वो पूछा इन कंटेक्स्ट ऑफ मोड वन स्कूल जो कि श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाएंगे, वो कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्कूल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। जब मैं आपको बात कर रहा हूं कि यार आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, तो आप अच्छा स्कूल कैसे डिसाइड करोगे। आपने बोला बच्चे का तो आपने टेस्ट भी ले लिया, आपने बोला कि यार उसका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर टेस्ट होगा, अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो हम उसको रख लेंगे, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। बट अब बात ये आती है कि बच्चा ये भी तो पूछेगा ना कि यार अगर आपने मेरा टेस्ट लिया तो स्कूल कैसे अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा। स्कूल का भी कोई क्राइटेरिया रखना पड़ेगा आपको। तो फिर स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया क्या रखा है, स्कूल के लिए गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया ये रखा था सबसे पहले कि भाई वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए कम से कम कितने साल के लिए, ये बताओ, क्या 2 साल के लिए होगा। दूसरा है उनका एवरेज रिजल्ट क्या होना चाहिए, भाई पिछले 2 या 3 साल में उनका रिजल्ट भी अच्छा होना चाहिए। अब उसको कोई रिकमेंड भी करने वाला हो, मैं बोलूं कि मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, मैंने तो बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, मुझे रिकमेंड भी तो करे, ठीक है ना। और ये जो स्कूल हैं, अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत या फिर समग्र शिक्षा के अंतर्गत, क्या वो एलिजिबल हैं, क्या वो होंगे। अब यहां पे कौन सी स्टेटमेंट सही है दोस्तों, यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही है, बिकॉज स्कूल्स जो आप सिलेक्ट करोगे वो कम से कम 3 साल एटलीस्ट वो पिछले 3 साल से एग्जिस्टेंस में होने चाहिए, जहां पे उनका 10th और 12th तक का स्ट्रक्चर हो, 10वीं और 12वीं का स्ट्रक्चर हो 3 साल में, तो आप उसको इंक्लूड करोगे। उनका रिजल्ट, अब आप हमेशा कहते हो कि स्कूल अच्छा है, वो स्कूल अच्छा कैसे बताएगा जब उसका रिजल्ट अच्छा है। तो उसका रिजल्ट क्या है कि 75% से ज्यादा का उसका रिजल्ट होना चाहिए पिछले 3 साल में, ठीक है जी। सॉरी, एग्जिस्टेंस में वो 3 साल में नहीं, एग्जिस्टेंस में तो पिछले 5 साल की एग्जिस्टेंस चाहिए। रिजल्ट पिछले 3 साल में जो है उन्होंने बोला है कि पिछले 3 साल में 75% या उससे ज्यादा का रिजल्ट जो है उसमें होना चाहिए, कम से कम पिछले 3 साल में। बाकी है कम से कम आपके पास 10 सीट्स होनी चाहिए, 10 एडिशनल सीट्स होनी चाहिए फॉर दिस शेड्यूल का स्टूडेंट्स इन क्लास 9th एंड 11th, बिकॉज ये स्कूल ही बेसिकली आप 9th और 11th में ही एडमिशन करोगे। बाकी जो भी स्कूल्स आपके अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंदर थे या समग्र शिक्षा अभियान के अंदर थे, पीएम श्री स्कूल के अंदर है, वो यहाँ पे कवर नहीं किए जाते हैं, उनके एडिशन में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। बाकी दोस्तों ये चीज है कि अगर कोई बच्चा लेटर ऑन स्टेज में स्कूल में आता है तो उसके लिए ब्रिज कोर्स भी बोला गया कि यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उसको ब्रिज कोर्स के लिए भी यहाँ पे बताया गया है। अब आते हैं दूसरे कंटेक्स्ट के अंतर्गत, मॉड 2। मॉड 2 स्कूल क्या है, बेसिकली जो मैंने बोला है कि जो एनजीओज हैं या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो अब देखो उन स्कूल के पास क्या होगा, उनके पास तो ग्रांट ही आती होगी, सिंपल ग्रांट आती रहेगी। वो हो सकता है कोई एनजीओ ने स्कूल खोला, वो 1 से 1st to 8th क्लास तक स्कूल है, अब उसको वो स्लोली डिवेलप कर रहे हैं। तो पर सरकार ने ये बोला कि 2027 तक कम से कम वो जो स्कूल है 10th क्लास तक तो हो जाए, तब हम आपके स्कूल को इसके अंदर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है जी। दूसरी बात है, हम कोई नया स्कूल नहीं लेके आ रहे, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उन्हीं को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यहां पे हमने कोई ऐसे स्कूल स्पेसिफिक डेट नहीं रखी, हमने टोटल रखा कि 13,500, कम से कम 13,500 जो स्लॉट्स हैं वो हर साल स्कूल के अंतर्गत यहां पे होने चाहिए, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्कीम के अंतर्गत। अब आता है कि स्कीम में अंदर बेसिकली क्या दिया जाए। जैसे मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जब हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं हम स्कूल वालों को क्या बोल रहे हैं कि यार आप पढ़ाइए, अब पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तुम करेंगे। अब क्या होता है, यहाँ पे दी जाती है स्कॉलरशिप, ठीक है जी। स्कॉलरशिप दी जाएगी कितनी, 1 लाख की क्लास 9th में, 1,10,000 की क्लास 10th में, 1,25,000 की क्लास 11th और 1,35,000 की क्लास 12th। ये स्कॉलरशिप्स यहां पे कवर की जाती हैं। अब यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस, आपके मेस चार्जेस, वो सारे के सारे यहाँ पे, हॉस्टल फी, ट्यूशन फी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है। अब ये क्या है कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। सरकार ने बोला डायरेक्टली हम पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, दैट इज द थिंग। और आपको ई अनुसंधान पोर्टल के अंतर्गत आपके स्कूल में जबकि आपकी एडमिशन हो जाएगी, विद इन 30 डेज हम आपको ये पैसा जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। ये है एक्चुअल में श्रेष्ठता स्कीम है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये स्कीम भी क्लियर होगी। बाकी जैसा मैंने आपको बोला था दोस्तों स्टार्टिंग में भी, मैंने ऑलरेडी इन स्कीम्स पे सेशंस लिए हुए हैं एरोटैप रेगुलेटरी बॉडीज चैनल पे, तो आप वहां पे जाके भी इन स्कीम्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज की फाइनल स्कीम ऑफ द डे, जो कि है हमारी स्माइल स्कीम, ठीक है जी। अब आपको मुझे बताना है दोस्तों इन कंटेक्स्ट ऑफ स्माइल स्कीम यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है जी। तो सॉरी, गलत है, इनकरेक्ट है।
द गरिमा ग्रह। अब स्माइल स्कीम बेसिकली क्या थी दोस्तों, स्माइल स्कीम भी देखना बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये बैगर्स हैं हमारे इंडिया में, जो बैगर्स हैं, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इनको कैसे हम अपलिफ्ट करें, कैसे अपलिफ्ट करें, उसके लिए सरकार ने 2 स्कीम लॉन्च की, ये स्माइल स्कीम लॉन्च की। इसके अंतर्गत सरकार ने अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 स्कीम्स जो थी उनको बेसिकली इसके अंदर मर्ज किया। वो कौन सी थी, रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड रिहैबिलिटेशन एंड वेलफेयर स्कीम फॉर पर्सन हु आर एंगेज्ड इन बैंकिंग सेक्टर। इन दोनों स्कीम को सरकार ने बोला लाओ और मर्ज करके स्माइल स्कीम बना दो, ताकि ये अब क्या है, ये हमारा मार्जिनलाइज सेक्शन है। अभी जो मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स हैं इनको हम कैसे बेटर लाइवलीहुड दे सकते हैं, कैसे बेटर एक काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर दे सकते हैं, उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। अब इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्रांसजेंडर्स यहाँ पे क्या क्या बोला गया कि सबसे पहले तो ये बोला गया कि हमें कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, उनको स्किल भी प्रोवाइड करनी है, उनको एक सोशली लेवल पे अपलिफ्ट भी प्रोवाइड करना है, उनको घर भी प्रोवाइड करना है। तो उसी कंटेक्स्ट में गरिमा ग्रह आए, गरिमा ग्रह वाला पार्ट आया है, ठीक है ना। तब आप मुझे यही बताना है कि इस कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है इस स्कीम के बारे में, ठीक है जी। सबसे पहली बात दोस्तों, बात करते हैं गरिमा ग्रह के बारे में। द गरिमा ग्रह इनिशिएटिव अंडर द स्कीम प्रोवाइड्स परमानेंट रेजिडेंशियल हाउसिंग फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस विद लीगल टेनेंसी राइट्स है। तो क्या गरिमा ग्रह के अंदर आप उनको परमानेंट घर प्रोवाइड कर रहे हो, बताओ, परमानेंट घर प्रोवाइड कर रहे हो या फिर टेम्परेरी घर प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, एनी चाइल्ड एंगेज इन बैंकिंग मस्ट बी रेफर टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तीसरा है, ट्रांसजेंडर पर्सन जो स्कॉलरशिप रिसीव करेंगे अंडर द स्माइल्स आर बार्ड फ्रॉम रिसीविंग एनी अदर गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप स्कीम। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर आपको इस स्कीम के अंदर स्कॉलरशिप मिलेगी तो क्या आप बाकी स्कीम्स के अंदर स्कॉलरशिप नहीं ले सकते? अब आपको बताना पड़ेगा कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो यहां पे आता है दोस्तों, यहां पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। गरिमा ग्रह के अंदर आपको कोई परमानेंट रेजिडेंशियल फैसिलिटी नहीं मिलती है दोस्तों, ये याद रखना, ठीक है जी। तो गरिमा ग्रह बेसिकली क्या है, वो एक आपने एक शेल्टर फैसिलिटी लॉन्च किया जो कि आपको बेसिक कुछ टाइम के लिए ट्रांसजेंडर्स को वहां पे रहने की फैसिलिटी मिल सकती है। और वहां पे हम करना क्या वाले हैं, एक तो पहली बात है यार, सेफ्टी बेसिक नेसेसिटीज हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी, स्किल पर पर्सपेक्टिव के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको एक काइंड ऑफ पीएम दक्ष स्कीम के अंतर्गत आपकी स्किलिंग के लिए काम कर दिया जाएगा, आपकी काउंसलिंग की जाएगी, आपकी गाइडेंस की जाएगी। तो ये उस पर्सपेक्टिव से, ऐसा नहीं कि कोई टेनेंसी परमानेंट घर मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। फिर लिखा गया दोस्तों, जो चाइल्ड एंगेज्ड हैं बैंकिंग के अंतर्गत, तो क्या लिखा गया कि क्या उनको हम लोग, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के पास भेज देंगे? बताइए, जो भी चाइल्ड है दोस्तों एंगेज इन बैंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम लोग कहीं ना कहीं ऑर्फन हाउसेज में भेजेंगे, स्पेशल प्रोविजन उनके लिए बनाएंगे ऑर्फन हाउस के इसके लिए। फिर दोस्तों क्या है, अगर कोई आप कह सकते हैं कि कोई बच्चा है जो अपने मदर के साथ, तो उसको हम कहीं ना कहीं उनकी मदर के साथ देंगे, ऐसा नहीं कि सीधा ही भेज देंगे कि भाई चाइल्ड मिला उसको भेज दो, ऐसा नहीं है। तो ये चीज है, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि फीमेल बेनिफिशियरीज को बोल दे कि नहीं यार आपका बच्चा है इसको छोड़ दो। फीमेल बेनिफिशियरीज अपने बच्चे को जो है, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन अपने पास रख सकती हैं। उस केस में क्या है कि अगर मेल चिल्ड्रन है तो 14 साल की होगा, अगर गर्ल चिल्ड्रन है तो 18 साल तक रह सकती है। तो ये वाला पार्ट है, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। बाकी ऑब्वियसली बात है दोस्तों, उनको कोई एडिशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। स्माइल स्कीम के अंदर कोई स्कॉलरशिप मिले तो उनको, ठीक है, रिसीविंग अंडर स्माइल आर बार्ड फ्रॉम, तो उनको कोई और गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये है दोस्तों आज आपका होमवर्क क्वेश्चन। अब आपको मुझे बताना है कि स्माइल स्कीम के कंटेक्स्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कौन सी लाइन जो है वो कौन सी स्टेटमेंट वो सही है। अंडर स्माइल स्कीम रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी रिजाइड, स्माइल स्कीम के अंतर्गत रेजिडेंट कितने टाइम के लिए रिजाइड कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। बिकॉज यही से ही आपको, जो मैंने आपको पहली चीज बताई थी कि परमानेंट ने कुछ टाइम के लिए रह सकते, तो कितने टाइम के लिए रह सकते हैं ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है। बाकी दोस्तों इसी तरह से अपनी प्रेपरेशन को और एनहांस करने के लिए हम भी आपके साथ जुड़े हैं, ताकि हम आपका जो एक एम है कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बने, हम आपके लिए वहां पे आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहां पे आपने यूपीएससी कोई पेपर नहीं दिया, कोई आइडिया नहीं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहां पे हमने आपको हर चीज बेसिक से की है, बेसिक से करवाई है। आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, आपने कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैंने यूपीएससी की तैयारी अच्छी की हुई है, मेरा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश भी काफी अच्छा है, मुझे सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है, लेबर लॉज आते हैं, सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स आते हैं, मैंने वो नहीं पढ़े हुए, तो आप सिर्फ दोस्तों हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ भी
जा सकते हैं। बट अगर आप एक वो स्टूडेंट हैं जिसको आपको लगता है कि सर मैंने तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में, मैंने इससे पहले एपीएससी या ईओए का एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेरा काम ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रैक्टिस करना, तो मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आप हमारे टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन तीनों ही कोर्सेज का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी है दोस्तों, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@aerotab.co.in या फिर कॉल्स कर सकते हैं हमारे साथ ऑन द नंबर 8146207241। तो ये तो दोस्तों हमारा आज का सेशन। बाकी अब अगले हफ्ते में आपको मिलूंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपके साथ इतनी स्कीम्स डिस्कस की, अब एक चीज और बनती है ना कि इतनी स्कीम्स के क्वेश्चंस तो रिवाइज किए, उम्मीद ये भी कर रहा हूं कि आपने वो स्कीम्स पढ़ी भी होंगी, तो क्यों ना अब आपको एक बार दोबारा टेस्ट किया जाए कि क्या वाकई ही ये स्कीम्स हमें याद हुई या नहीं हुई। तो उसको टेस्ट करेंगे दोस्तों अगले हफ्ते, जब मैं आपके लिए इन्हीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हमने डिस्कस किए इसी के ऊपर एक रिवीजन सेशन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपको अगले हफ्ते, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।